जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम हिंदी ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन बैंक देखेंगे। और ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन बैंक है और क्वेश्चन बैंक में हम पूरे इसमें 200 ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, ठीक है, जो कि 2009 से लेकर के 2022 तक पूछा गया है। तो हो सकता है कि इसमें सारे 200 का 200 ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाए, 50 ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। 50 ऑब्जेक्टिव आपको 2 घंटे बाद फिर से यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सब सारे जितने वीडियो वो आर्ट स्टूडेंट्स के लिए और भी खास है, क्योंकि आर्ट स्टूडेंट वालों को बिल्कुल डे बाय डे मिलेगा ऑब्जेक्टिव। तो चलिए बिना देरी के ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। हमारे पास वाला ऑब्जेक्टिव है, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार हैं। यानी कि जो अर्धनारीश्वर निबंध लिखा गया है हमारे पुस्तक में दिगंत भाग 2 में, अर्धनारीश्वर निबंध, इसके निबंधकार कौन है? तो इसके निबंधकार आप सभी जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, और सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप बोल दे रहा हूँ बस, इससे आपका रिवीजन हो सकता है। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, और इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। और जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय में, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है, जूठन क्या है, यानी कि जूठन किस विधा की रचना है? ये जूठा है, कहानी है, शब्द चित्र है, आत्मकथा है। तो जूठन कहानी के सबसे पहले लेखक जाने, जूठा कहानी के लेखक कौन है? जो जूठन कहानी के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। और जूठन, ये इन्होंने अपने जूठन निबंध में इन्होंने क्या बताया है कहानी में? तो इन्होंने इस कहानी में अपना आत्मकथा बताया है कि किस तरह उनका और उनके परिवार का दशा थी, उनके बारे में बताएगा, उनका आत्मकथा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव में है 3 नंबर ऑब्जेक्टिव आ गया, बालकृष्ण भट्ट किस काल के, काल पूछा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा आप। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है ये किस काल के रचनाकार है? तो आप यहाँ एक बात याद रखिए, काल अलग होता है। अगर लेखक का काल पूछा गया तो काल अलग है और लेखक का युग अलग है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट जो थे ये आधुनिक काल के रचनाकार है। जैसे आप प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल पढ़ते होंगे तो ये काल हो गया। और बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो ये आधुनिक काल के रचनाकार है। और इनका बालकृष्ण भट्ट का युग पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो वो हो जाएगा बालकृष्ण भारतेंदु युग के रचनाकार है, ठीक है, भारतेंदु युग। आगे का प्रश्न है, आगे देखिए प्रश्न आ चुका है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? मैंने आपको इससे पहले ऑब्जेक्टिव में बता ही दिया कि अगर युग पूछेगा तो युग हो जाएगा हमारे पास भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? तो ये थे भारतेंदु युग के कवि। आगे देखते हैं, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? यानी कि जो बातचीत निबंध है उसके लेखक कौन है? तो बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में नहीं लिख पाऊंगा, आप ध्यान रखेंगे। तो बालकृष्ण भट्ट निबंधकार के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को, इलाहाबाद में, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी, और ऑब्जेक्टिव में जो भी थोड़ा उनके उनके डिटेल होंगे वो भी जानते चलेंगे।
आगे देखिए, बालीकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, यानी कि बालीकृष्ण भट्ट जी जो थे उनके पिता का क्या नाम था, तो बालीकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही था। और फिर पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या करते थे, तो बालकृष्ण भट्ट जी के जो पिता थे वो व्यापारी थे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और उनके पिताजी क्या थे, व्यापारी थे। आगे देखिए, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, यानी कि जो दमयंती स्वयंवर है ये किस लेखक की रचना है, तो यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। लेकिन हम इसी में आपको ये पूछ देगा कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो इसके लिए हमारे पास वहाँ रहेगा श्रीनिवास दास की रचना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे दमयंती स्वयंवर अलग है और ये जो संयोगिता स्वयंवर है ये आपका अलग है। दमयंती स्वयंवर ये अलग है और संयोगिता स्वयंवर अलग है। ठीक है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है और संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। आगे ऑब्जेक्टिव है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमरा चला जाता है, यानी कि जो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, इसमें किन लोगों के बीच बातचीत होती है, तो बातचीत का जो रस है वो उमरा चला जाता है। तो जब दो हम सहेलियों के बीच बात होती है तो जो बात करने का रस होता है वो रस का समुद्र उमरा चला जाता है। ठीक है, तो दो सहेलियों के बीच में। आगे देखिए, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, यानी कि जो उसने कहा था कहानी है यह किस वर्ष की रचना है, तो आप जानते हैं कि यह प्रथम विश्व युद्ध में लिखा गया था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद की ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद की रचना है, तो ये 1915 की रचना है। और इसके लेखक कौन है, इस बाल उसने कहा था कि लेखक कौन है, उसने कहा कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में हुआ था, जयपुर राजस्थान। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है, तो 1915 की रचना है। इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में। आगे प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, यानी कि चंद्रधर शर्मा जी की कहानी कौन सी है, तो हमने अभी पढ़ा है पिछले ऑब्जेक्टिव में कि जो उसने कहा था कहानी है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। आगे देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है, यानी कि इनमें से चारों में से कौन सी कहानी है जो कि चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखी गई नहीं है, तो उसने कहा था बुद्धू को कांटा सुखमय जीवन, ये तीनों इनके द्वारा रचित कहानी है। और जो तिरछ है ये तिरछ को लिखा है, तिरछ जो लिखा गया है ये तिरछ ये ओम प्रकाश वाल ये उदय प्रकाश द्वारा लिखा गया तिरछ। तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है चंद्रधर शर्मा की लिखी कहानी कौन सी नहीं है, तो उदय प्रकाश इनके द्वारा लिखी हुई कहानी नहीं है। ठीक है, चंद्र शर्मा की लिखी कहानी कौन सी नहीं है, तो तिरछ उनके द्वारा लिखी गई कहानी नहीं है। आगे का प्रश्न है, कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है, यानी कि निम्नलिखित चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी कहानी है जो कि हिंदी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है, अर्थात हीरे का पत्थर माना जाता है हिंदी के विकास में। तो जो उसने कहा था कहानी है जो कि 1915 में आई थी, ये कहानी मील का पत्थर माना जाता है हिंदी के विकास में।
आगे देख सकते हैं 13 नंबर प्रश्न है, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है। यानी कि किस कहानी में पूछा जाता है कि तेरी कुरमाई हो गई क्या, तेरी कुरमाई हो गई क्या, यह किस कहानी में बार बार प्रश्न किया जाता है। तो आप सब जानते हैं उसने कहा था कहानी में लहना सिंह लड़की से बार बार प्रश्न करता है कि तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई। अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। यानी उसने कहा था कहानी में क्या दर्शाया जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है ऐतिहासिक कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, सामाजिक कहानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो उसने कहा था कहानी में है, उसमें कहानी का जो हीरो है उसका नाम है लहना सिंह। ठीक है, क्या नाम है उसका नाम है लहना सिंह। और लहना सिंह जो उसमें कर्म करते हैं वही लहना सिंह का उसमें कर्म के बारे में बताया जाता है। तो वो कहानी जो है वो कर्म प्रधान कहानी है, कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये जो कर्म प्रधान जो है हमारे किसी भी विकल्प में दिया हुआ नहीं है, तो इनमें से एक विकल्प दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो ये कहानी है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो कहानी जिस प्रकार की कहानी है उसका नाम है कर्म प्रधान कहानी, कर्म प्रधान। कर्म प्रधान कहानी है ये। आगे देख सकते हैं, उसने कहा था कहानी है, ये किस प्रकार की कहानी है। विकल्प दिया हुआ है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। तो इस कहानी में युद्ध के बारे में भी बताया जाता है, ये भी सही है। दिव्य प्रेम की कहानी, इसमें लहना सिंह और उसकी पत्नी का प्रेम, मतलब जिससे उसकी शादी नहीं हुआ है फिर भी वो उससे उतना ही प्रेम करता है। और प्रेम पर बलिदान की कहानी, यानी कि उसको बलिदान की भी कहानी बताता है। तो इसके में इसका जो सही आंसर हो गया वो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी। आगे देख सकते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जब लेखक नहीं हुए थे तो उससे पहले उन्होंने किसका अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। तो वो खितरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर आए थे मेयो कॉलेज अजमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। यानी कि किसी सिपाही को उठाया गया, कहा गया कि उठ और सिगड़ी में कोले डाल। तो ये किसने कहा था, उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, ये किसने कहा था, ये कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने लहना सिंह को। ठीक है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। तो ये कहा था वजीरा सिंह ने, सॉरी हजारा सिंह ने, जो कि सूबेदार के पद पर था। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो आप सब जानते हैं संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसे हम 10वीं के हिस्ट्री में भी पढ़ा था, अभी भी हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं और हिंदी में भी पढ़ रहे हैं। तो आप सब एक बात बताइए कि जो संपूर्ण क्रांति का नारा है ये कब दिया गया था और कहाँ दिया गया था। तो ये दिया गया था 5 जून 1974 ईस्वी को और पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, पटना के गांधी मैदान में इन्होंने भाषण दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। और कहाँ दिया था, तो पटना के गांधी मैदान में। आगे देखिए,
जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, यानी कि हमारे पुस्तक में जो जयप्रकाश नारायण का जो पाठ रचा हुआ है वो पाठ कौन सा है? तो वो पाठ आप सब जानते हैं, जो संपूर्ण क्रांति पाठ है हमारा 3रा नंबर पाठ, वो उसकी रचना किसने की थी? तो वो रचना है जयप्रकाश नारायण जी की। तो जयप्रकाश नारायण की रचित पाठ का क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? अब ये बताइए, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, और बिहार के सिताब दियारा गांव में, जो कि उस समय, अभी सिताब दियारा गांव है लेकिन उस समय जो सारण और यूपी के एक ज़िले का, दोनों का भाग हुआ करता था। आगे देख सकते हैं, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? यानी कि संपूर्ण क्रांति जो पाठ है उसके रचनाकार कौन है? तो हम इससे पहले प्रश्न में देखे ही है, तो वो है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। और आप लोग बिल्कुल हो सके तो ये नोट करते चलिए, क्योंकि ये सीधा सीधा एग्जाम में टकराने वाला है। हमारे 20 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको, आपका जो जवाब होगा वो 20 में से कितना जवाब पहले सही हुआ है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो यह है जयप्रकाश नारायण। आगे प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, यानी जो निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो हमारे पुस्तक में नहीं है, लेकिन फिर भी ये 11th के ही हिंदी किताब में है, तो जो कि कभी कभी पूछ दिया करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो जो मैला आंचल है, ये मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है। आगे देख सकते हैं, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के जो कि बचपन का नाम था वो था बाउल। बाउल जेपी नारायण के बचपन का नाम था। ठीक है, आगे देख सकते हैं, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी थे वो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे, और ये कहाँ किए थे? तो ये किए थे पटना के गांधी मैदान में, इन्होंने अपना भाषण दिया था, ऐतिहासिक भाषण। पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो है लोकतांत्रिक से मार्क्सवादी बन गए, जो कि कार्ल मार्क्स थे वो मार्क्सवादी। तो कार्ल मार्क्स मार्क्सवादी कब बन गए थे? तो ये लेनिन की मृत्यु के बाद ये मार्क्सवादी बन गए थे जयप्रकाश नारायण। लेनिन के, और ये बने थे 1924 ईस्वी में, उस समय टाइम था 1924 ईस्वी। आगे है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, यह एक पुस्तक का नाम है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? यानी कि ये इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है जयप्रकाश नारायण ने, कि वो भारत की एक नई पॉलिटी को बनाना चाहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। आगे है, जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था? यानी कि पुकार नहीं है, उनको पुराना नाम, जयप्रकाश नारायण का पुराना नाम क्या था? यह था उनका पुराना नाम बाउल। ये पढ़ लो, सारा दुख खत्म। आगे है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर में बताया गया है शिव और पार्वती के बारे में, तो यह शिव और पार्वती का जो है ये बिल्कुल कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का। आगे देख सकते हैं, अर्धनारीश्वर की विधा है, यानी जो अर्धनारीश्वर विधा है, ये किस विधा की रचना है? तो आप सब जानते हैं, जो अर्धनारीश्वर है ये बिल्कुल एक निबंध लिखा गया है, अर्धनारीश्वर। आगे देखिए, प्रेमचंद की रचना है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि प्रेमचंद की है? और यह वर्ष 2019 में पूछा गया है, तो 23 में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है इसकी।
प्रेमचंद की रचना है। पूस की रात जो 11th का चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसमें रचना है प्रेमचंद। पूस की रात इनकी रचना है, प्रेमचंद की रचना है पूस की रात। अगला प्रश्न है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? तो उनके पास पुरस्कार है, उनके पास जो पुरस्कार दिया गया है, उनके पास पुरस्कार है, वो है पद्म भूषण। दिनकर जी को पद्म भूषण प्राप्त है। और ये क्यों प्राप्त हुआ था? क्योंकि इनको राष्ट्रीय कवि माना गया था। ठीक है, क्यों इनको दिया गया था? राष्ट्रीय कवि माने गए थे ये, तभी इन्हें दिया गया था पद्म भूषण। आगे देख सकते हैं, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? यानी कि रोज जो कहानी है, रोज कहानी के लेखक कौन है? तो रोज कहानी के लेखक है अज्ञेय जी। और आप बताइए कि अज्ञेय का पूरा के नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो हमें सिर्फ इतना याद करना है कि रोज कहानी के शीर्षक के लेखक कौन है? इसके लेखक है अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? यानी कि जो गैंग्रीन शीर्षक था ये पहले था, तो ये किस कहानी का शीर्षक था? गैंग्रीन। तो गैंग्रीन पहले था। रोज कहानी का जो पहला नाम था वो था गैंग्रीन। ठीक है, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? तो रोज कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था। आगे देख सकते हैं, रोज कहानी की नायिका कौन है? यानी कि जो रोज कहानी है, रोज कहानी में नायिका किसको बताया गया है? रोज कहानी की जो हीरोइन थे वो किसको बताया गया? तो मालती को रोज कहानी की नायिका बताया गया है। आगे देखिए, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। यानी कि जो अज्ञेय जी ने दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन किया था, संपादन किया था, तो उसका प्रकाशन कब हुआ था? उनका प्रकाशन हुआ था 1951 ईस्वी में। दूसरा सप्तक का प्रकाशक वर्ष है, तो ये 1951 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। आगे देखिए, अज्ञेय के पिता का नाम था। यानी कि जो रोज कहानी के लेखक है अज्ञेय, अज्ञेय के पिता का क्या नाम है? तो अज्ञेय का पिता का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो कि एक पुरातत्ववेत्ता थे। जो भी हिस्ट्री के विद्यार्थी होंगे उनको पता होगा कि पुरातत्ववेत्ता कौन होते हैं। अज्ञेय के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ये पुरातत्व विभाग में कार्य करते थे। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, मालती किस कहानी की पात्रा है? यानी कि जो मालती है वो किस कहानी में पात्रा का है? तो मालती रोज कहानी में पात्रा है, जो जिसका डेली का जीवन 1 बजे ही एक ही जैसा होता है। रोज सुबह उठना है, खाना बनाना है, और रात को 11 बजे के घंटी के साथ सो जाना है। आगे ऑब्जेक्टिव है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये जो कि अज्ञेय का पूरा नाम है, अज्ञेय जी ने बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? उन्होंने जो बचपन में नाटक लिखा था उस नाटक का नाम है इंद्र सभा। इन्होंने खेलने के लिए एक नाटक की रचना की थी या फिर लिखा था जिसका नाम है इंद्र सभा। अगला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? यानी कि रोज जो कहानी है इसमें मालती को मिट्टी का बर्तन को गर्म पानी से धोते हुए बताया जाता है। तो ये क्यों बताया जाता है? मालती आखिर उस गर्म पानी से मिट्टी के बर्तन को क्यों धो रही है? तो वो मिट्टी के बर्तन को धो रही है दही जमाने के लिए। ठीक है, मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से धो रही है ये दही जमाने के लिए। ठीक है, रोज कहानी में मालती मिट्टी बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो दही जमाने के लिए।
आगे देखिए, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? यानी कि भगत सिंह और उनके जो पिता थे सरदार किशन सिंह, ये दोनों किसके सहयोगी थे, किसको सहयोग करते थे? तो ये सहयोग करते थे लाला लाजपत राय को। ये दोनों लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। आगे देखिए, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं, यानी कि एक लेख और एक पत्र, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, एक पत्र और लेख आप सब जानते हैं इसके लेखक हैं जो भगत सिंह है। और एक लेख और एक पत्र, आप बताइए भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। बंगाचक 105 लायलपुर पाकिस्तान में। ये क्योंकि उस समय जो था वो पाकिस्तान है। ठीक है, आप प्रश्न समझ गए कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो ये लेखक है भगत सिंह। और भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। आगे देखिए, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसके पास यह पत्र लिखा है? तो इसके जो पत्र लिखे थे, ये सुखदेव को पत्र लिखे थे भगत सिंह जी। आगे देखिए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ये मैंने आपको अभी बताया ही कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो मैंने आपको बता दिया था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को जन्म हुआ था भगत सिंह का। बंगाचक नंबर 105 लायलपुर पाकिस्तान में। आगे देखिए, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? यानी कि एक लेख और एक पत्र जो है वो पाठ शीर्षक में क्या है? कोई कहानी है, कोई भाषण है, कोई निबंध है, या फिर कोई शीर्षक क्या है? तो इसी में पूछा जा रहा है हमारे को। इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऐतिहासिक पत्र। इसमें जो भगत सिंह है वो सुखदेव को एक पत्र लिखते हैं। आप लगा दो 395 प्लस। आगे देख सकते हैं, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? यानी भगत सिंह के जो पिता थे वो किसके, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? भगत सिंह के पिताजी का नाम पूछा जा रहा है। तो भगत सिंह के पिताजी का नाम है सरदार किशन सिंह। और इनका जो पूरा परिवार था, ये इनका पूरा परिवार ही स्वतंत्रता सेनानी था। आगे देखिए, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक है। यानी कि जो ओ सदानीरा शीर्षक है, इस पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी, जो कि जिस कहानी में ओ सदानीरा पाठ में चंपारण की चर्चा किया गया। और चंपारण में जैसे बाढ़ आता है तो बाढ़ की जो विभीषिका है उसमें उसकी चर्चा की गई है। तो ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया है। आगे देख सकते हैं, ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? यानी कि जो ओ सदानीरा शीर्षक है इसमें किस विधा से संबंधित है? उपन्यास है, निबंध है, कहानी है, नाटक है? तो जो ओ सदानीरा शीर्षक है ये है निबंध है। ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? तो ये निबंध विधा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? यानी कि नीचे हुई रचना में से कौन सी रचना है जो कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? तो जो बातचीत है यह तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ये बाल कृष्ण द्वारा रचित है। ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। और हस्तिरिच उदय प्रकाश द्वारा रचित है। और हंसते हुए मेरा अकेलापन ये मलयज की रचना है। ठीक है, ये मलयज की रचना है। तो इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। आगे देखिए, बहुजन संप्रेषण माध्यम पुस्तक किसने लिखी? यानी कि जो ये पुस्तक है
बहुजन संप्रेषण के माध्यम, ये पुस्तक किसकी रचना है? तो ये पुस्तक जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। आगे देखिए, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है, यानी कि जो ओ सदानीरा पाठ है इसमें मन को कैसा ताल बताया गया है कि मन कैसा है। इसमें मन को बताया गया है गहरे और विशाल ताल, गहरे और विशाल, यानी कि मन का जो ताल है वो बहुत ही गहरा और बहुत ही विशाल है। हमारा 50 नंबर प्रश्न है और इस वीडियो में चूंकि 50 ही प्रश्न दिया गया है, अगर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव डाल देंगे इसमें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 घंटे में आपको फिर से नई वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है, ओ सादानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी। यानी कि जो 1962 ईस्वी में बाढ़ आती है चंपारण में, तो जो बाढ़ के किस नदी का गुस्सा रामचरित के एक जो कैकई नामक जो थी राम की चाची थी, तो उसके गुस्से की तरह है। तो उसी में पूछा गया है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी को याद आई होगी, तो कैकई के क्रोध रूपी बाढ़ को नदी की याद आई होगी। तो आप देख सकते हैं अब हमारा 50 ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है और आगे के ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।